जय हिंद। हम कई बार देखते हैं कि बच्चों को अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर पाओगे। क्लास 10th में हमें दो टाइप्स की अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करने को मिलती हैं। टाइप 1 में खाली रूट वाली अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √10, √12। इस तरह की अपरिमेय संख्याएं टाइप 1 में होती हैं। और टाइप 2 में मिक्स्ड अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि 3 + √3, 7√5, 1/√2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में से एक एक अपरिमेय संख्या को लेंगे और उसे हम सिद्ध करेंगे। एक एक अपरिमेय संख्या को इसलिए सिद्ध करेंगे क्योंकि अगर हमने टाइप 1 और टाइप 2 में से एक एक अपरिमेय संख्या को सिद्ध कर लिया तो बाकी की अपरिमेय संख्याएं भी उसी तरीके से सिद्ध होंगी। इसलिए अब हम क्या करते हैं कि इनको मिटा देते हैं और पहले हम टाइप 1 में से किसी एक अपरिमेय संख्या को लिख करके उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब हम एक अपरिमेय संख्या ले लेंगे √5, उसको हम क्वेश्चन में लिख लेते हैं। लिखेंगे सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें ये सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। याद रखना कि किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना हो तो ठीक उल्टा हम उसका मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। चूँकि √5 को सिद्ध करना है अपरिमेय, इसलिए उसे मान लेंगे हम परिमेय। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं हल और यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं उसको हम p/q के रूप में लिख लेते हैं। ठीक है। तो इसको भी हम p/q के रूप में लिख लेते हैं। लिखेंगे इसलिए √5 = p/q। इसको हम फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं कि p और q दोनों क्या हैं? पूर्णांक हैं। p और q पूर्णांक है। ठीक है। जहाँ q बराबर नहीं होता 0 के। इसमें एक बात और ध्यान रखना जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि p और q में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो p और q दोनों को विभाजित करे। तो इसलिए हम लिखेंगे इसमें कोई सहभाजक नहीं है। कोई सहभाजक नहीं है। ठीक है। सहभाजक का मतलब होता है जो p और q दोनों को विभाजित करे। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ये 5 रूट में है, इसलिए इससे रूट हटाने के लिए हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो करते हैं √5 का स्क्वायर कर देते हैं और इस साइड में p का भी स्क्वायर, q का भी स्क्वायर कर देते हैं और ब्रैकेट में लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ये q² क्या कर रहा है? p² को विभाजित कर रहा है। मतलब कि ये किस में है? भाग में है। अगर इसका हम साइड इधर चेंज कर दें तो साइड चेंज होने पे q² किस में आ जाएगा? गुणा में। तो जब गुणा में आ जाएगा तो इस साइड में क्या लिख देंगे? 5q²। और इस साइड में खाली क्या बच जाएगा? p²। अब एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पे 5 और q² दोनों किस में है? गुणा में है। अगर हम 5 को ट्रांसफ़र करके इस साइड में भेज दें तो 5 गुणा में है, इधर क्या करेगा? p² को 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। ठीक है। तो इसी हम बात को लिखते हैं, चूँकि 5 p² को विभाजित करता है। 5 किसको विभाजित करता है? p² को। ठीक है। इसलिए 5 p को भी विभाजित करेगा। इसलिए 5 p को भी विभाजित
करेगा। अब कहोगे ऐसा क्यों, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर 5 15 के स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 5 15 को भी विभाजित कर देगा। एक बार ट्राई करके देख लेना, कर देगा, ठीक है। अच्छा एक बात यहाँ पे देखना कि ये जो 5 है ना, p को विभाजित कर रहा है, मतलब कि 5 से वही नंबर विभाजित होंगे जो 5 के पहाड़े में आते हैं, टेबल में आते हैं, ठीक है। मतलब कि p तभी विभाजित होगा जब p 5 के टेबल में, 5 के पहाड़ा में आता होगा। तो हम 5 का पहाड़ा लिख लेते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 चौके 20, ठीक है। अब देखो p 5 से विभाजित हो रहा है, मतलब कि p की वैल्यू 5, 10, 15, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इनके फैक्टर में, इनके गुणनखंड में सब में 5 कॉमन है, लेकिन ये जो बाद वाली संख्याएं हैं ये चेंज हो रही हैं। तो हमने पढ़ा है कि जो संख्याएं चेंज होती है वो चर होती हैं, तो चर को हम ABCD के लेटर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे 5 हो गया, और ये जो है ना जिनका वैल्यू चेंज हो रहा है, ठीक है, बदल रहा है, इसको हम कर लेंगे m। और इधर के साइड में जो वैल्यू है ये p की वैल्यू हो सकती है, तो इधर हमने कर लिया p। तो हमने क्या देखा कि p की वैल्यू किसके बराबर है, 5m के। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए p बराबर 5m, ठीक है। और इसको हम सेकंड समीकरण कर लेते हैं, कर लिया। अब यहाँ पे ऊपर में ध्यान देना, यहाँ पे ऊपर में है 5q² बराबर में p²। हमने यहाँ पे p की वैल्यू क्या रख दी है, 5m। अब यहाँ पर p है ना, p का स्क्वायर, तो यहाँ पे हम 5m का स्क्वायर कर देंगे, लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे है 5q², तो 5q² बराबर p²। p की वैल्यू है 5m, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब एक बात बताना, यहाँ पे 5 किस में है, गुणा में है। 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा, q² बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और m का स्क्वायर m²। 5 आएगा किस में, भाग में, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा बच गया q² बराबर 5m²। तो इसको अब हम आगे लिख लेते हैं, ठीक है, आगे लिख लेते हैं, लिखेंगे q² बराबर 5m²। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि 5 यहाँ पे गुणा में है, अगर 5 इस साइड में आएगा तो q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। मतलब कि यहाँ q² भी किससे विभाजित हो रहा है, 5 से। तो यहाँ पे हम सेम बात लिखेंगे कि 5q² को विभाजित, 5q² को विभाजित करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा था कि 5p² को विभाजित करता है, इसलिए 5p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं कि चूंकि 5q² को विभाजित करता है, इसलिए 5q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि जब 5q को विभाजित कर रहा है तो q जो होगा वो 5 के टेबल में, 5 के पहाड़े में कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा। तो इसको हम मान लेते हैं ठीक उसी तरीके से, इसलिए q की वैल्यू क्या मान लेंगे, 5। यहाँ पे क्या है कि p बराबर है 5m, तो हम यहाँ पे q बराबर में कर लेंगे 5n, और ये है हमारा तीसरा समीकरण। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण सेकेंड और थर्ड दोनों को एक साथ में लिख लेंगे, ठीक है। लिखेंगे समीकरण सेकेंड और थर्ड से, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं कि समीकरण सेकेंड में इसका लेफ्ट साइड जो है, बायां पक्ष वो p है, और इसका बायां पक्ष q है, ठीक है। इसका दाहिना साइड 5m है और इसका दाहिना साइड 5n है, और हम जानते हैं कि p और q किस में होते हैं, बाई में होते हैं। तो लिख लेंगे कि p/q, मतलब कि दोनों का लेफ्ट साइड को हम बाई में लिख लेंगे और दोनों के राइट साइड को हम बाई में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5m और बट्टे में 5n। अब ये जो नया हमें समीकरण मिला है ना, इसको हम फोर्थ समीकरण कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे p और q दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं, और ये जो p और q की वैल्यू है ना, उसमें हम क्या देख रहे हैं
कि ये 5 दोनों में सहभाजक है, मतलब कि 5 P और Q दोनों में है। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे P और Q। P और Q क्या है? पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0 के। हमने क्या देखा था कि समीकरण फर्स्ट में इसमें कोई सहभाजक नहीं था, और हम समीकरण फोर्थ में देख रहे हैं कि यहाँ पे P और Q दोनों में सहभाजक 5 है। लिखेंगे इसमें सहभाजक 5 है। ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया था कि √5 को परिमेय मान लिया था। जब हमने परिमेय माना तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोई सहभाजक नहीं है और समीकरण 4 में सहभाजक है। अगर √5 एक परिमेय संख्या होता तो इसमें जितने भी समीकरण होते हैं ना, वो सारे एक ही नियम का पालन करते। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि √5 को हमने परिमेय संख्या मान लिया, तो समीकरण फर्स्ट और फोर्थ में क्या हो रहा है? विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और फोर्थ के विरोधाभास से पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या हो तो चाहे उनका प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो, हमेशा वो अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है। तो इसलिए हमने लिखा समीकरण फर्स्ट और फोर्थ के विरोधाभास से पता चलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस बात को हमने प्रूव्ड कर दिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव। ठीक। अब देखना यहाँ पे, अगर हमें √5 न दिया हो, हमें √2 को अपरिमेय सिद्ध करना हो, तो सारी बातें यही होंगी। अब जहाँ जहाँ पे 5 है ना, वहाँ पे 2 कर देना। जैसे अगर मान लो कि यहाँ पे दिया है कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप क्या करना कि यहाँ पे √5 के जगह पे 2 कर देना, यहाँ पे भी क्या कर देना? 2 कर देना, यहाँ पे भी 2 कर देना, यहाँ पे भी 2 कर देना। मतलब कि तरीका वही होगा, बातें वही होंगी। बस अगर √2 को प्रूव करना है तो 5 के जगह पे √2 रखेंगे, अगर 7 को प्रूव करना है तो √7 रखेंगे। इस तरीके से करके एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन, सारे अपरिमेय संख्याएं सॉल्व हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं कि इसको मिटा लेते हैं और टाइप 2 में से किसी एक अपरिमेय संख्या को लिख करके सॉल्व कर लेंगे। अब हम टाइप 2 से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सेकंड ये क्वेश्चन है, इसमें हम ले लेते हैं 3 + √3। सिद्ध करना है इसको कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे। क्या करेंगे? मान लेंगे। लिखेंगे माना कि 3 + √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। जब यह परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे इसलिए 3 + √3 बराबर क्या? P/Q। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं? फर्स्ट समीकरण साइड में लिख देंगे कि P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। ठीक है, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के। लिख लिया। अब हमारा काम क्या है ना कि रूट वाले जितने भी नंबर होंगे उनको एक साइड में रख लेंगे और बिना रूट वाले जितने भी नंबर होंगे उसको दूसरे साइड में रख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कि ये 3 बिना रूट के हैं, तो इसको हम इस साइड में कर लेंगे और √3 को यहीं पे रहने देंगे। अब बताओ कि ये 3 प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस करेगा। ठीक है, क्या करेगा? माइनस करेगा। ठीक है, अब इसमें 2 साइड हैं, एक बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष है। लिखेंगे बायां पक्ष में √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या
है। ठीक है, बायां पक्ष में √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और दायां पक्ष में P, Q और 3 ये सभी क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अब याद रखना कि जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो हम ब्रैकेट में इस पे क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसके बायां पक्ष में √3 एक अपरिमेय संख्या है और दायां पक्ष में ये परिमेय संख्या है। मतलब कि बायां पक्ष और दायां पक्ष में विरोधाभास होगा, विरोध होगा। लिखेंगे कि इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष के विरोधाभास से पता चलता है कि 3 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, हमने यहाँ पे सॉल्व करा तो बायां पक्ष अपरिमेय, दायां पक्ष परिमेय, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, विरोध हो गया। और विरोध से हमें पता चलता है कि जब एक अपरिमेय हो और एक परिमेय हो तो हमेशा वो अपरिमेय ही होता है। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष के विरोधाभास से पता चलता है कि 3 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसी टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे मान लो कि 7√5 है। ठीक है, तो इक्वल में हम क्या कर देंगे, बराबर में P/Q। ये 7 और √5 के बीच में क्या है, कुछ नहीं, तो गुणा है। तो ये 7 गुणा में है तो इधर जाएगा, किस में जाएगा, भाग में। तो √5 यहाँ पे बच जाएगा और यहाँ पे P/Q है। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर गुणा में है तो वो किस में जाएगा, भाग में, और भाग वाले नंबर कहाँ होते हैं, नीचे, तो नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा √5 बराबर P, और 7 और Q में गुणा होगा तो 7Q। अब हम क्या लिख देंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और P और 7Q ये पूर्णांक है, और जो भी पूर्णांक होते हैं सारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि बायां पक्ष और दायां पक्ष में विरोधाभास हो रहा है, इसलिए ये जो 7√5 है ये एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही ईजी है, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लिया तो वो सारे आपके लिए ईजी हो जाएंगे। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तब तक आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।